तो जब कैपेसिटर के थ्रू हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो चार्ज होना शुरू होता है। तो अगर हम कैपेसिटर का और ईएमएफ से रिलेशन देखें तो क्या होता है, Q इक्वल टू होता है CV के बराबर, और V चूंकि ईएमएफ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू CE के बराबर। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है करंट, क्योंकि ईएमएफ तो हमको पता है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज के उसमें dQ/dt होता है, राइट। dQ/dt डिफरेंशियल ऑफ चार्ज, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो अगर अब यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करें तो d/dt ऑफ CE, ठीक है। अब E की वैल्यू पुट कर देते हैं तो I इक्वल्स टू d बाई, चूंकि C कांस्टेंट है बाहर ले लिए, तो d/dt ऑफ E नॉट साइन ओमेगा t, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो E नॉट भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो E नॉट C और साइन ओमेगा t, साइन a थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टाइम्स कॉस a थीटा, तो ओमेगा टाइम्स कॉस ओमेगा t हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा c। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें इसको साइन के फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि साइन चेंज नहीं होना चाहिए। तो साइन को टर्म में जब कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करना हो तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है। तो ये यहां वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा देखो, कोई चीज अगर किसी में मल्टीप्लाई है, यानी अगर a इंटू बी है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते a अपान 1/b, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया तो a b ही बनेगा ना। तो हम a का ओमेगा c के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि हमको E नॉट के डिवाइड में चाहिए, मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है ईएमएफ के साथ रेजिस्टेंस डिवाइड होगा तभी तो हमें करंट मिलेगी। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E नॉट अपान 1/ओमेगा c, मल्टीप्लाई, बात वही है, आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पे साइन ओमेगा t प्लस π/2, π/2 प्लस ओमेगा t करें या ओमेगा t प्लस π/2, बात तो ही पड़ेगी। तो ये जो हो गया ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस बनता है, यानी XC बन गया। तो XC क्या होता है, 1/ओमेगा c होता है, यानी ये वो रिएक्टेंस है, यानी ये वो रेजिस्टेंस है जो एक कैपेसिटर ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, या फिर करंट की बात कर लें, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन कैसे मिलेगी, I इक्वल टू, अब फिर वही है वोल्टेज अपॉन रजिस्टर, आपका करंट हो जाता है, तो मैक्सिमम करंट I नॉट साइन ओमेगा t प्लस π/2, ठीक है। तो अब यहां पे अगर नोट करने वाली बात क्या है, अगर ध्यान से देखो तो यहां ओमेगा t प्लस π/2 है, अब इंडक्टर लगा था तो ये ओमेगा t माइनस π/2 था, यानी कि अब क्या हुआ कि जैसे ही इंडक्टर के केस में ईएमएफ ने धोखा दिया करंट को, आगे निकल गया, उसको पीछे छोड़ दिया, तो करंट ने बिठाने के अब इनको हम धोखा देंगे, तो उसने कैपेसिटर के साथ मुलाकात की और वो करंट आगे निकल गए, ईएमएफ को पीछे छोड़ दिया। तो अगर इसका वेव फॉर्म बनाया जाए, तो वेव फॉर्म बनाएंगे तो बनाते हैं, तो वेव फॉर्म तो ईएमएफ के लिए तो उतना ही बनेगा। अब चूंकि जो 90 डिग्री प्लस है तो 0 डिग्री पे तो साइन 0 होता है, लेकिन 0 प्लस 90 डिग्री करोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जहां मैक्सिमम है 180 पे 0 हो जाता है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके बनेगा। तो ये हो गया नीला वाला आपका हो गया करंट I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस π/2, और ब्लैक वाला आपका हो गया E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t। फिर ये वेव फॉर्म है, फेजर नहीं है, फेजर बनाते हैं। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, इसको रब करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले ईएमएफ बनाते हैं। तो ईएमएफ फेज एंगल कितना ले रहा है, बेस एक्सिस से ओमेगा t है, ले लिया, ये ओमेगा t एंगल बन रहा है, और ये E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t हो गया, ठीक है। ये मैक्सिमम आपका पीक वैल्यू हो गया। अब करंट तो इससे आगे चल रही, कितनी आगे चली, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहां से नहीं लेंगे, इस वाले फेजर से लेंगे, यानी इससे 90 डिग्री है, तो इससे 90 डिग्री बनाएंगे तो करीब करीब ये कुछ ऐसे बनेगा। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे करंट क्या होगी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस π/2, ठीक है। तो ये फेजर बन गया। तो फेजर मुझे लगता है अब आपको तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जनरली आपको
क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और वोल्टेज को साथ में रिप्रेजेंट कर रहा है। उनके बीच में कितना फेज एंगल है वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि फेज एंगल ईएमएफ में कितना है, करंट में कितना है। तो ये कुछ सर्किट थी कि इनको जो है जब अलग अलग एसी भेजा जाता है तो क्या मिलता है। तो ऐसे ही अब इनको एक साथ जोड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इस क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।